नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यानी कि डिजिटल वर्ल्ड के मेरे सभी साथियों को तेजस MK1 की सफल उड़ान के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, हम तेजस के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन तेजस है क्या? तेजस बेसिकली हमारा फाइटर प्लेन है, जो कि सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल फोर्थ जनरेशन का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया था और इंडियन एयरफोर्स के लिए इसे HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। इसी की पहली उड़ान 28 मार्च को इसने बेंगलोर में भरी थी, जो अपने आप में 18 मिनट की एक सफल उड़ान थी। दोस्तों, तेजस ने सबसे पहले 2001 में अपनी उड़ान भरी थी और 2015 से यह एयरफोर्स में अपनी सेवाएं भी दे रहा है। और सबसे पहले इसने नंबर 45 स्क्वाड्रन डैगर्स ने अपने मिग 21 बाइसन विमानों को तेजस के साथ बदला था। दोस्तों, इसकी खासियत यह है कि समकालीन विमानों में यह सबसे हल्का और सबसे छोटा है और इस समय तेजस के 3 संस्करण हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला तेजस MK1, दूसरा तेजस MK1A और तीसरा टर्नर विमान, जिसे टर्निंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये 4th जनरेशन का विमान है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जनरेशन होती क्या है? ठीक है, इसके विषय में मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। जनरेशन दोस्तों बेसिकली एक डेवलपमेंट स्टेज का नाम है। अब 4th जनरेशन मैंने बोला है, तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन इससे पहले ही आई होंगी और कोई भी नेक्स्ट चीज पहले से एडवांस तो होती है। इसलिए फाइटर प्लेन्स का लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी की तरफ जाना और उनके डेवलपमेंट स्टेज को ही जनरेशंस में बांटा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। फर्स्ट जनरेशन के विमान थे जो 1940 से 1950 के बीच में उड़ान भर रहे थे। उनमें वेपनरी सिस्टम बड़ा मैनुअल था, उनके ऊपर कोई गन लगी होती थी और उसे मैनुअल तरीके से हैंडल किया जाता था। आफ्टर बर्नर की फैसिलिटी नहीं थी और स्पीड 0.75 मैक्स से ज़्यादा नहीं होती थी, यानी कि वो सबसोनिक स्पीड में ही या सबसोनिक रीजन में ही ट्रेवल करता था। ये फर्स्ट जनरेशन की क्वालिटी कह सकते हैं या उस जमाने के हिसाब से की टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, लेकिन यही फर्स्ट जनरेशन का था। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना हो या लाइव देखना हो तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की कुछ फिल्मों में ये दिखाई भी जाता है। दोस्तों, अब आते हैं सेकंड जनरेशन के बारे में। सेकंड जनरेशन बेसिकली मिड 1950 से अर्ली 1960 तक थी और इस दौर में एयर टू एयर रडार, इंफ्रारेड और सेमी एक्टिव गाइडेड मिसाइलों को भी इसमें लगाया गया था, यानी कि वेपन सिस्टम एडवांस हो गया था। इनके साथ साथ रडार वार्निंग रिसीवर भी लगाए गए थे और एडवांस इंजन डिजाइन और एरोडायनेमिक्स का इस्तेमाल भी इसमें किया गया था। और ये विमान सुपरसोनिक बन गए थे, यानी कि इनकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से तेज हो गई थी। लेकिन अभी भी लड़ाई विजुअल ही थी, मतलब जहां तक पायलट को दिख रहा है वहां तक लड़ रहे हैं और जहां दिख नहीं रहा है वहां लड़ना बंद या लड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसमें लगी हुई मिसाइलें फिर भी लड़ाई को कुछ हद तक आगे खींच रही थी। दोस्तों, अब आता है युग थर्ड जनरेशन का, जो कि अर्ली 60s से शुरू करके 70s तक था। और थर्ड जनरेशन जेट्स का इस जनरेशन में फाइटर में हवा में रास्ता बदलना और एवियनिक सूट और हथियारों में एडवांसमेंट बड़े पैमाने पर हुआ था। और सबसे बड़ा बदलाव यह था कि इस जनरेशन ने लड़ाई को विजुअल रेंज से बाहर कर दिया था, यानी कि लड़ाई वहाँ भी हो सकती थी जहाँ वो दिख नहीं रही थी। यानी कि सही मायने में बोलें तो मिसाइल वारफेयर शुरू हो चुका था। और सही मायने में पहली जनरेशन के मल्टी रोल फाइटर थे ये। आप कहीं भी बैठ करके मिसाइलों के माध्यम से एयर टू एयर भी अटैक हो सकता था और एयर टू ग्राउंड भी अटैक हो सकता था। लेकिन जनरेशन यहीं कहीं रुकी। इसके बाद आती है दोस्तों फोर्थ जनरेशन, जो कि 1917 से शुरू हुई थी और लेट 80s तक इसका डेवलपमेंट का समय था। इस जनरेशन में जो एयरक्राफ्ट थे ना, उसमें कुछ स्पेशल खूबियाँ थी जो मैं आपको बताता हूँ। इस जनरेशन के एयरक्राफ्ट में विशेष खूबियां इस प्रकार थीं। ये जनरेशन के एयरक्राफ्ट स्विच एंड स्विंग कैपेबिलिटी से, यानी कि एयर टू एयर टू ग्राउंड के बीच में अपना रोल चेंज कर सकते थे। जबकि इससे पहले के जो एयरक्राफ्ट थे वो डेडिकेटेड रोल में ही आते थे, मतलब जिस रोल के लिए उन्हें बनाया गया था वो उसी रोल में काम करते थे। मल्टी रोल की फैसिलिटी उनमें उस लेवल पर नहीं थी जो इनमें थी। थर्ड जनरेशन में कुछ मल्टी रोल के थे, लेकिन वो कम्प्लीटली मल्टी रोल में काम नहीं आते थे।
जैसे कोई अटैकर एयरक्राफ्ट है तो उसके डिफेंस के लिए उसके साथ कुछ और एयरक्राफ्ट को भेजना पड़ता था, वो तभी अटैक कर पाता था। अगर सामने से उसके ऊपर अटैक हो गया तो वह अपने आप को बचाने की हालत में नहीं होता था। जैसे एक एयरक्राफ्ट कहीं पे बॉम्ब गिराने जा रहा है और सामने से दूसरा एयरक्राफ्ट उसको अटैक करने आ गया, तो वह उसे हवा से हवा में अटैक करने की हालत में नहीं होता था। उसके लिए हमें अलग से एयरक्राफ्ट भेजने पड़ते थे। लेकिन फोर्थ जनरेशन में एक ही एयरक्राफ्ट सारे रोल एक साथ करने की हालत में आ चुका था। वो अपना अटैक भी कर सकता था, डिफेंस भी कर सकता था, एयर टू एयर अटैक भी कर सकता था, एयर टू ग्राउंड अटैक भी कर सकता था, रेकी भी कर सकता था, लेजर किरणों के साथ काम भी कर सकता था। वो एयरक्राफ्ट सारे काम कर सकता है, जो कि फोर्थ जनरेशन में, यानी कि हमारा तेजस भी फोर्थ जनरेशन का ही है। दोस्तों, फोर्थ जनरेशन के बाद वो हुआ था जो अब तक नहीं हुआ था, यानी कि 4.5 जनरेशन। 0.5 जनरेशन, क्योंकि 1.5, 2.5, 3.5 नहीं आई थी, लेकिन 4.5 जनरेशन भी आई, जो कि लेट 80s से शुरू हुई थी और वो 90s तक चली थी। इस बीच में 4.5 जनरेशन को डेवलप किया गया था। लेकिन ये सब किया क्यों गया, सीधा हम फिफ्थ जनरेशन पे क्यों नहीं आए? बेसिकली फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन आने में बहुत ज़्यादा खर्चा था, और फोर्थ जनरेशन में बहुत कुछ ऐसा था जिसको कि छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए इनके अपग्रेडेशन को ही 4.5 जनरेशन कहा गया, और इनके अपग्रेडेशन में स्थित कैपेबिलिटी प्रदान करना, रडार को चकमा देना, थ्रस्ट सेक्टर को नियंत्रण करना और ज़्यादा वेपनरी लेके जाना था। और इसके अलावा इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रडार भी ऐड किए गए थे। ऐसा है 4.5 जनरेशन। इसके अलावा फिफ्थ जनरेशन भी आ चुकी है, लेकिन हमारा तेजस MK1A 4.5 जनरेशन का है, इसलिए फिफ्थ जनरेशन के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिफ्थ जनरेशन के एडवांसमेंट के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा। दोस्तों, दुनिया फिफ्थ जनरेशन और सिक्स जनरेशन में काम कर रही है, और अभी भी हम 4.5 जनरेशन पे ही अटके हुए हैं। सही मायने में बोलो तो हमने 4.5 जनरेशन पे काम करना शुरू किया है। इसलिए एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी के मामले में हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं ये बताने की अब जरूरत ज़्यादा है नहीं, लेकिन हमें कभी तो शुरुआत करनी थी, जो शायद हम कर चुके हैं और अच्छी तरह से कर चुके हैं। इसके अलावा इसका एक फ़ायदा और भी होने वाला है कि जो हम विदेशी विमानों के ऊपर डिपेंड होते थे, हमारी एयरफोर्स, जो कि 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है हमें चाइना और पाकिस्तान को एक साथ संभालने के लिए, और अभी हमारे पास 31 स्क्वाड्रन हैं। बाहर की महंगी टेक्नोलॉजी के मुकाबले हमारी सस्ती टेक्नोलॉजी और हमारी ज़रूरतों को पूरे करने वाले तेजस इस मामले में एक अच्छे विनर हमें बना सकते हैं, एक अच्छे कंपटीटर हो सकते हैं जो दुश्मन को चैलेंज भी कर सकेंगे आने वाले समय में। इसके अलावा तेजस से हम छोटे देशों, अफ्रीकी देशों, इवन ईस्ट एशिया के देशों को भी इनको निर्यात कर पाएंगे, अगर हम अपनी ज़रूरतों को समय से पूरा कर सकें। दोस्तों, तेजस MK1 के 83 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स पहले ही HAL को दिए जा चुके हैं, और वो बहुत जल्दी डिलीवर भी हो जाएंगे। और इसके उन्नत संस्करण यानी कि तेजस MK1A में टोटल 40 सुधार किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से डिजिटल रडार वार्निंग से रिसीवर, इम्प्रूव्ड आईसा यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स और एक्सटर्नल सेल प्रोटेक्शन जैमर पॉड भी शामिल हैं। दोस्तों, HAL अभी तक 40 MK1 तेजस फाइटर प्लेन की डिलीवरी कर चुका है, जिसमें से 32 फाइटर हैं और 8 ट्रेनर हैं। इसके अलावा फरवरी 24 से लेकर के 2028 तक MK1A के 97 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी और की जानी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अक्टूबर 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ट्रेनी तेजस MK1 एयरक्राफ्ट में उड़ान भर करके अपनी मोहर इसके ऊपर लगा चुके हैं कि यह कितना शानदार विमान है। इसके अलावा दोस्तों, अभी तक HAL 40 तेजस MK1 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कर चुका है, जिसमें से 32 फाइटर और 8 ट्रेनिंग विमान हैं। और तेजस MK1A के 83 विमान की डिलीवरी फरवरी 2024 से 2028 तक की जानी है। अक्टूबर 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी तेजस MK1 में उड़ान भर करके अपनी मोहर इस विमान के ऊपर लगा चुके हैं कि हमारा भविष्य तेजस ही है, और हमारे एयरफोर्स की जान भी तेज में बसती है। एयरफोर्स के पास पहले से ही 2 स्क्वाड्रन तेजस हैं, जिसमें से एक स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स और दूसरा स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स है। 83 विमानों के आदेश के बाद में 97 और तेजस MK1 के रिक्वायरमेंट के बारे में विचार किया जा रहा है।
मतलब आने वाले समय में हमारे पास ज़्यादा स्वदेशी एयरफोर्स होगी, जो चाइना और पाकिस्तान को एक साथ संभालने की हालत में भी होगी। मैंने पहले ही बताया है कि हमें दोनों को संभालने के लिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए और हमारे पास 31 हैं। या तो 11 स्क्वाड्रन हम बाहर से खरीदें, जो कि अपने आप में बहुत महँगा पड़ने वाला है, या अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करें, और तेजस उसी की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा दोस्तों, तेजस के क्रैश होने की एक रिपोर्ट आई है, जो 12 मार्च को हमारा पहला तेजस MK1 क्रैश भी हुआ है, जो कि जैसलमेर में हुआ था। दोस्तों, अब बताता हूँ मैं आपको तेजस की वेपन कैपेसिटी के बारे में। तेजस एक बार में 4000 किलो तक का पेलोड दे जा सकता है, यानी कि 4000 किलो तक के एम्यूनेशन को वो कैरी कर सकता है। 850 किलोमीटर तक उड़ सकता है नॉर्मल कंडीशन में, और फाइटिंग मोड में ये 500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक तक हो सकती है। दोस्तों, अब बताता हूँ तेजस MK1A की कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में। इसको 1 या 2 आदमी ऑपरेट करते हैं। इसकी लंबाई 13.2 मीटर यानी कि 43 फुट 4 इंच तक होती है, और इसके विंग्स का फैलाव 8.2 मीटर तक का है। हाइट 4.4 मीटर, विंग एरिया 38.4 मीटर स्क्वायर का है। इसका खाली वजन 6560 किलोग्राम का है, जबकि टोटल वजन 9800 किलोग्राम का है, और इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13,500 किलोग्राम तक का है, यानी कि लगभग 4000 किलो पे लोड के साथ ये टेक ऑफ कर सकता है। ये इसकी नॉर्मल विशेषताएं हैं। इसके अलावा इसकी फ्यूल कैपेसिटी में 2458 किलोग्राम इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। दोस्तों, इसकी मैक्सिमम स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि मैक 1.8 है। कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर यानी कि 739 किलोमीटर ये कॉम्बैट कर सकता है। तेजस MK1A के बारे में बता रहा हूँ। फेरी रेंज 3000 किलोमीटर तक की है। सर्विस सीलिंग 15240 किलोमीटर तक इसका है। इस दोस्तों, अब बताता हूँ इसके आर्मामेंट के बारे में। इसमें जो गन लगी हुई है वो 1x23 ट्विन बैरल GSH-23 कैनन है, और इसमें यूज होने वाला रॉकेट है S8 रॉकेट पार्ट्स। इसकी प्रमुख मिसाइलों में 2 मिसाइलें R-73 की, 4 मिसाइलें IWER की, 2 मिसाइलें पाइथन की, 4 मिसाइलें अस्त्र मार्क 1 और 4 मिसाइलें असराम की हैं, जो कि एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। और एयर टू सरफेस मिसाइलों में दोस्तों 2 मिसाइलें KH-59ME, KH-59L और KH-59T की हैं। इसके अलावा AASM हैमर है, और 2 मिसाइलें ब्रह्मोस को भी इसमें प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें 2 मिसाइलें एंटी रेडिएशन रुद्रम 1 को भी प्लान किया जा रहा है। एंटी शिप मिसाइलें भी इसमें हैं, जो कि संख्या में 2 मिसाइलें KH-35 और 2 मिसाइलें KH-59MK हैं। इसमें जो दोस्तों प्रमुख बॉम्ब यूज किए जा रहे हैं वो इस प्रकार हैं। प्रिसाइज गाइडेड म्यूनिशन जो है वो स्पाइस है, जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन है, HSLD 100, 250, 450, 500 है। DRDO ग्लाइड बॉम्ब्स हैं, DRDO 100 है। टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन यानी कि तारा है, और AL तारिक LR भी है। इसके अलावा इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब, क्रिस्टल म्यूनिशन, अनगाइडेड बॉम्ब सब कुछ है, जो कि तेजस को एक किलिंग मशीन बनाता है। दोस्तों, तेज के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं बाकी की बातें अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय।